आज हमारे पास महादेवी वर्मा की एक बहुत ही कमाल की कविता है, मत बांधो। और इसकी शुरुआत ही इतनी जोरदार पंक्तियों से होती है, इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। ये पंक्तियां सिर्फ कविता की शुरुआत नहीं है, मुझे लगता है ये एक तरह का मैनिफेस्टो है, एक सीधी ताकतवर अपील। बिल्कुल। और हमारे पास जो मटेरियल है वो एक टेक्स्ट बुक का हिस्सा है। उसमें ये कविता है, इसका मतलब और कवित्री के बारे में भी काफी जानकारी दी गई है। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये कविता सपनों की आज़ादी, हमारी कल्पना की ताकत और उन अनगिनत संभावनाओं के बारे में क्या कहती है, जो तब खुलती हैं जब हम सोच पर ताले नहीं लगाते। लेकिन इस कविता में एक अजीब बात है जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, क्या बात? वो ये कि महादेवी वर्मा सपनों की बात करने के लिए प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजों का उदाहरण देती हैं। जैसे फूलों की खुशबू, एक बीज, आग, धुआं। लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि सपने इन सबसे बेहतर हैं, इन सबसे अलग हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो हमारी आज की इस बातचीत का मिशन एक तरह से ये पहेली सुलझाना है कि सपनों में ऐसी क्या खासियत है जो उन्हें प्रकृति की इन ताकतवर चीजों से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। ये एक बेहतरीन सवाल है और मेरे ख्याल से यही सवाल हमें कविता के दिल तक ले जाता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ? महादेवी जी एक एक करके उदाहरण देती हैं। सबसे पहले वो खुशबू की बात करती हैं, जिसे उन्होंने सौरभ कहा है। वो लिखती हैं, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वो लौट कहाँ आता है। मतलब ये एक वन वे स्ट्रीट है। खुशबू फैल गई, हवा में मिल गई और बस खत्म, वो वापस नहीं आ सकती। ठीक यही बात। उसकी गति सिर्फ एक दिशा में है, ऊपर की ओर। और फिर वो बीज का उदाहरण लेती हैं। बीज धूली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। हाँ, तो बीज की दुनिया जमीन के नीचे है, उसकी गति नीचे की तरफ है। वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पर वो आसमान में उड़ नहीं सकता। तो उसकी दिशा भी एक ही है, डाउनवर्ड। बिल्कुल। और तीसरा उदाहरण आग और धुएं का है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। यहाँ भी दोनों की राहें अलग अलग हैं और तय हैं। सही कहा। आग जमीन से जुड़ी है और धुआं ऊपर उठकर हवा में खो जाता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो इन तीनों मिसालों में खुशबू, बीज, धुआं, एक बात कॉमन है। क्या? इनकी गति एक तरफा है। जो ऊपर गया वो वापस नहीं आया, और जो नीचे गया वो ऊपर नहीं गया। बिल्कुल। और यहीं पर महादेवी वर्मा अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती हैं। इन सब उदाहरणों के बाद वो कहती हैं, सपने में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। हाँ, और ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। वो कह रही हैं कि सपने इन सबसे अलग हैं, क्योंकि उनमें आरोहण भी है और अवरोहण भी। ऊपर जाना और नीचे आना, दोनों की ताकत है। हाँ, ये आरोहण और अवरोहण का आइडिया ही शायद उस पहेली का जवाब है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। आरोहण का मतलब तो साफ है, कल्पना की ऊंची उड़ान, आसमान में सोचना, जिसे अंग्रेजी में फ्लाइट ऑफ फैंसी कहते हैं। हाँ, वो खुला आसमान जहाँ कोई भी आइडिया, कोई भी सपना बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है। लेकिन असली जादू अवरोहण में छिपा है। अच्छा। अवरोहण का मतलब है उस ऊंची उड़ान से हासिल की गई प्रेरणा, वो आइडिया, वो समझ, उसका वापस हमारी चेतना में लौटना, हमारी आंखों में आना। ये वो पल है जब सपना सिर्फ एक ख्याल न रहकर एक ठोस संभावना बन जाता है। ये आरोहण और अवरोहण का चक्र सिर्फ कला या आविष्कार तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए एक स्टार्टअप के बारे में। फाउंडर के मन में एक आइडिया आता है, ये आरोहण है। वो उस आइडिया के साथ आसमान में उड़ रहा होता है। हाँ। लेकिन फिर उसे उस आइडिया को जमीन पर उतारना होता है, एक बिजनेस प्लान बनाना होता है, फंडिंग जुटानी होती है, एक टीम बनानी होती है। ये अवरोहण है। क्या बात है, आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। महादेवी वर्मा तो आज से लगभग 80-90 साल पहले ही इनोवेशन का पूरा साइकिल समझा रही थी, बिना किसी मैनेजमेंट की किताब के। बिल्कुल। और इसीलिए वो अगली पंक्तियों में कहती हैं, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। वो कह रहे हैं कि साइकिल के दोनों हिस्सों को आजाद छोड़ना जरूरी है। ना तो किसी को बड़ा सोचने से रोको, और नहीं जब वो उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए नीचे उतरे तो उसके रास्ते में रुकावटें डालो। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। बहुत से लोग आरोहण यानी कल्पना की उड़ान में ही खो जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। और कभी अवरोहण यानी जमीन पर वापस नहीं आते।
हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमेशा बड़े बड़े आइडिया की बात करते हैं पर असल में करते कुछ नहीं। तो इस चक्कर को पूरा करने में क्या लगता है? ये बहुत जरूरी नुक्ता है और मेरे ख्याल से महादेवी वर्मा इसका भी जवाब देती हैं। वो ये नहीं कह रही हैं कि सिर्फ उड़ान भरो, वो कह रही हैं कि सपने उड़कर आंखों में आता है। आंखों में आता है? हाँ, आंखों में आने का मतलब है कि उस सपने के साथ एक इरादा, एक विजन जुड़ जाता है। वो सिर्फ हवा में तैरता हुआ ख्याल नहीं रह जाता। अच्छा। अवरोहण के लिए अनुशासन, मेहनत और हिम्मत चाहिए और शायद इसीलिए वो समाज से या खुद से ये गुजारिश करें कि इस मुश्किल सफर में बाधा मत डालो, क्योंकि ये साइकिल पूरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सपनों को ऊपर जाने और नीचे आने की आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? इस पूरी कवायद का, इस मुश्किल साइकिल का आखिरी फायदा क्या है? मुझे लगता है कि इसका जवाब कविता की अगली पंक्तियों में छिपा है। बिल्कुल। वो लिखती हैं, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। वाह, ये पंक्तियां तो किसी फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। तारों में मिलना, इसका मतलब शायद बड़े बड़े आदर्शों या ज्ञान से प्रेरणा लेना होगा, है ना? हाँ, और मेघों से रंग लेने का मतलब है अपनी कल्पना में भावनाएं और रचनात्मकता भरना, और किरणों से दीप्ति यानी चमक या स्पष्टता लेकर वापस भू पर, धरती पर आना। बिल्कुल। तो सपना जब ऊपर जाता है तो वो खाली नहीं घूमता, वो अपने आप को बेहतर, ज्यादा रंगीन, ज्यादा रोशन बनाकर लौटता है। वो रॉ मटेरियल लेकर लौटता है। और उस रॉ मटेरियल से बनता क्या है? यहीं पर वो कविता की सबसे शक्तिशाली लाइन कहती हैं, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। स्वर्ग बनाने का शिल्प, द क्राफ्ट ऑफ बिल्डिंग हेवन। यहाँ स्वर्ग का मतलब कोई दूसरी दुनिया नहीं है। नहीं, इसका मतलब है इसी धरती को, हमारे समाज को एक बेहतर, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा शांतिपूर्ण जगह बनाने से। और शिल्प का मतलब है वो हुनर, वो तकनीक, वो तरीका। तो वो कह रही हैं कि जब हम विचारों को पूरी तरह आज़ाद छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाकर ऐसी कला सीख कर आते हैं जिससे इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की बात नहीं है, ये तो पूरे समाज को बदलने का एक नुस्खा है। यही इस कविता की सबसे गहरी बात है। स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता सिर्फ कला या साहित्य के लिए नहीं है, ये समाज की प्रगति का, इंसानियत के विकास का मूल मंत्र है। एक वैज्ञानिक की खोज, एक समाज सुधारक का आंदोलन, एक इंजीनियर का बनाया हुआ पुल, ये सब एक बेहतर दुनिया बनाने के शिल्प ही तो हैं। सही बात है। और इन सब की शुरुआत एक आजाद सपने से ही हुई थी। ये सब सुनकर मन में ये सवाल उठता है कि ऐसी बातें लिखने वाली शख्सियत खुद कैसी रही होगी। मतलब महादेवी वर्मा के बारे में सोचे बिना ये चर्चा अधूरी है। यकीनन उनके जीवन ने ही शायद उन्हें इतना गहरा सोचने की ताकत दी होगी। बिल्कुल। किसी भी लेखक को उसके जीवन और समय से अलग करके नहीं समझा जा सकता। महादेवी जी का जन्म 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक ऐसे दौर में जब भारत में महिलाओं के लिए सामाजिक बंधन बहुत ज्यादा थे, पढ़ना लिखना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और हमारे मटेरियल के मुताबिक वो सिर्फ एक कवियत्री नहीं थी, वो एक शानदार गद्य लेखिका थी, एक कुशल चित्रकार थी और एक शिक्षाविद भी थी। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाया भी। हाँ, ये बात सही है। वो हिंदी साहित्य में एक दौर था जिसे छायावाद कहते हैं। समझिए कि यह उस युग के 4 सुपर हीरोज में से एक थी। अच्छा। जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ उनका नाम लिया जाता है। उनका कद इतना बड़ा था। वाह। लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो ये कविता और भी ज्यादा मायने रखने लगती है। उनका पूरा जीवन ही एक तरह से सामाजिक बंधनों को तोड़ने का उदाहरण था। तो जब वो कहती हैं इन सपनों की गति मत बांधो, तो यह सिर्फ एक काव्यात्मक विचार नहीं लगता, यह उनकी अपनी जिंदगी का संघर्ष और जीत की आवाज लगती है। ये बात तो मुझे बहुत सही लगी। और उनकी लेखनी में भी ये दिखता है, जैसे उनकी किताब मेरा परिवार। हाँ। उसमें उन्होंने गिलहरी, हिरण, खरगोश जैसे जानवरों के बारे में इतने प्यार से लिखा है जैसे वो उनके परिवार के सदस्य हों। बिल्कुल। और अतीत के चलचित्र या स्मृति की रेखाएं में उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां कही हैं। ये दिखाता है कि उनकी नज़र में करुणा कितनी गहरी थी। सही बात है। और जिस इंसान के मन में इतनी करुणा हो, वही तो दुनिया को स्वर्ग जैसा बनाने का सपना देख सकता है। उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उनका जीवन और उनका काम दोनों ही इस बात का सबूत हैं कि जब एक सपना आरोहण और अवरोहण का चक्र पूरा करता है तो वो कितना कुछ बदल सकता है। एक और बात जो मुझे इस कविता में बहुत
कमाल की लगी वो यह है कि वो सपनों को लगभग एक इंसान की तरह दिखाती है। एक जीवित प्राणी की तरह। हाँ, एक जीवित प्राणी की तरह जिन्हें पंख लगे हैं, जो घूमते हैं, तारों से मिलते हैं। ऐसा करने से ये सिर्फ एक ख्याल नहीं रह जाते। वो एक जिंदा चीज बन जाते हैं जिससे हम जुड़ पाते हैं। हाँ, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पकड़ी है। इसे साहित्य की भाषा में मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन इस भारी भरकम शब्द को भूल जाइए। ठीक है। इसका असर समझिए। जब कोई चीज जीवित हो जाती है तो हम उसकी परवाह करने लगते हैं। अगर मैं कहूं विचार को मत रोको तो ये एक साधारण सी बात है। लेकिन जब महादेवी वर्मा कहती हैं इन सपनों के पंख न काटो, तो हमें तकलीफ महसूस होती है। बिल्कुल, हमें उस सपने के लिए बुरा लगता है, हम उसे बचाना चाहते हैं। ये लिखने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। और वो बीच बीच में सवाल भी पूछती हैं, जैसे वह नभ में कब उड़ पाता है। हाँ, ये सवाल पूछकर वो सिर्फ जवाब नहीं चाहती, वो हमें यानी पढ़ने वाले को रोककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक तरह से वो हमें इस बातचीत में शामिल कर लेती हैं। हाँ, ये एक मोनोलॉग नहीं है, ये एक डायलॉग बनाने की कोशिश है। वो चाहती हैं कि हम भी उनके साथ सोचें। आरोहण और अवरोहण जैसे विपरीत अर्थ वाले शब्दों को एक साथ इस्तेमाल करना, या नभ और गगन जैसे मिलते जुलते शब्दों से एक लय बनाना। हाँ, एक संगीतमयता पैदा करना, ये सब मिलकर इस कविता को सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव बना देते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये कविता सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने के लिए उकसा नहीं रही, नहीं, बल्कि ये उस सपने को वापस धरती पर लाकर कुछ ठोस, कुछ सुंदर, कुछ उपयोगी बनाने का आह्वान कर रही है। यही इसका सार है। ये एक रिमाइंडर है कि प्रगति का चक्र दो तरफा है। सिर्फ कल्पना में जीना अधूरा है और सिर्फ जमीनी हकीकत में फंसे रहना हमें आगे नहीं बढ़ने देता। बिल्कुल, हमें दोनों चाहिए, उड़ने के लिए आसमान और उतरने के लिए जमीन। और महादेवी वर्मा की अपील है कि इस पूरे साइकिल को किसी भी कीमत पर रोका या बांधा ना जाए। ये बात मुझे बहुत चुभती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पॉडकास्टिंग के बारे में सोचा था तो मेरे मन में पहला ख्याल यही आया था, मेरी आवाज कौन सुनेगा। वो मेरा अपना ही डर था, मेरा अपना बनाया हुआ बंधन था जो मेरे सपनों के पंख काट रहा था। इस कविता को पढ़कर लगता है कि वो कह रही हैं कि चाहे वो डर हो या समाज के नियम या हमारी अपनी हिचकिचाहट, हाँ, हमें उन बंधनों को पहचानना और तोड़ना होगा। आपने इसे बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर महसूस किया और यही इस कविता की खूबसूरती है। यह हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो कुछ नया करना चाहता है, कुछ बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वो एक पॉडकास्ट बनाना हो या दुनिया की कोई बड़ी समस्या सुलझाना। चलिए इस गहरी और मजेदार चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि सपने हमें धरती पर स्वर्ग बनाने का शिल्प या कला सिखा सकते हैं, तो उस निर्माण को शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहला कौन सा औजार उठाना चाहिए?